ग्रॉक ने प्रधानमंत्री मोदी के झूठ को पकड़ लिया तो अखबारों ने धनाधन छाप दिया और न्यूज चैनलों पर हेडलाइन चलने लग गई। ग्रॉक के आने से गोदी मीडिया गुलामी से आजाद नहीं होने जा रहा है। क्या ग्रॉक का बताया सच पहले से किसी को पता नहीं था? इतना भोला आप कैसे बन सकते हैं? ट्विटर से निकालकर ट्विटर पर फिर से फैला देने से क्या बदल जाएगा? व्हाट्सएप अंकिलों को दुनिया की कोई एआई नहीं बदल। भारतीय जनता पार्टी ग्रॉक से इतना डरी और सहमी हुई क्यों नजर आ रही है? जिस तरह से एलन मस्क ने ग्रॉक को तैयार किया है, ग्रॉक का तीसरा वर्जन लेकर आया दोस्तों, उसने भारतीय जनता पार्टी की पूरी धोती खोल कर रख दी है। अब सवाल तो यह पूछा जा रहा है, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ग्रॉक की गर्दन जो है दबा पाएंगे? क्या ग्रॉक पर बैन लगा पाएंगे? एलन मस्क भी खुलकर मैदान में आ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के सामने आ चुके हैं और इंडिया के लोग मजे से ग्रॉक से भारतीय जनता पार्टी वीर सावरकर को लेकर सवाल पूछते हुए नजर आ रहे हैं और खास करके आरएसएस को लेकर भी सवाल पूछे जा रहे हैं। जो जवाब ग्रॉक दे रहा दोस्तों वो वाकई में रोमांचक है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है रवीश कुमार, आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। मस्क को ही खतरनाक कह दिया है मस्क के बनाए एआई ग्रॉक ने। मस्क ने खुद कहा कि लगता है ग्रॉक 3 के रूप में हमने एक दैत्य खड़ा कर दिया है। ग्रॉक का घोड़ा इस समय बेलगाम किसी भी दिशा में दौड़ता हुआ रौंदता हुआ चला जा रहा है, लेकिन कब तक बेलगाम दौड़ेगा? क्या इंतजार किया जाए कि आज जिन बातों को ग्रॉक कह रहा है आने वाले दिनों में उसी से पलट जाएगा? जिसे ईमानदार कह रहा है उसे ही चोर कहने लग जाएगा। एक बड़ा सवाल है कि क्या सत्य का इतना मोल रह भी गया है जिसके मिलते ही इतना उत्साह दिखाई दे रहा है? किसानों की आय 2022 तक डबल नहीं हुई, इस बात को किसान जानते भी हैं, लेकिन वोट बीजेपी को ही देते हैं। स्मार्ट सिटी से शहरों का हाल बहुत नहीं बदला, लेकिन उन शहरों के लोग बीजेपी को वोट देते ही रहते हैं। तो तथ्यों को फिर से जान लेना एक अलग बात है और उसे राजनीतिक बदलाव के एजेंट के रूप में देखना एक अलग बात है। यही नहीं, ग्रॉक की जानकारी का आधार क्या है, यह भी बड़ा सवाल है। किसी ने उत्साह में कह दिया कि मीडिया को विस्थापित करने आ गया है ग्रॉक, मीडिया को आईना दिखा रहा है। हम अखिलेश यादव का एक वीडियो दिखाना चाहते हैं। रोज अखिलेश यादव मीडिया को आईना दिखाते रहते हैं और मीडिया अपना चेहरा नहीं देखता। समाजवादी पार्टी के हैंडल पर अखिलेश मीडिया अपना चेहरा नहीं देखता, जिसमें बार बार पूछ रहे हैं कि मुझसे ये सवाल करो, पहले मुझसे ये सवाल करो तब मैं जवाब दूंगा, और वहां खड़े पत्रकार उस सवाल को दोहरा नहीं पाते। जिस देश के पत्रकारों को सवाल पूछने की हिम्मत नहीं, उस देश में इतना उत्साह किस बात का है कि ग्रॉक आ गया है। डीएसपी का घर जल गया, आप संभल पूछ रहे हो। मैं आपसे ही कहता हूं, आप बरेली का क्यों नहीं पूछते हो कि डीएसपी का घर जला दिया, सरकारी गाड़ी जला दी? मैं चाहूंगा वो सवाल आप पूछो, उसका जवाब मैं दूं। एक मिनट में नहीं, आप सवाल करिए। नहीं, ऐसे नहीं, बात ऐसे नहीं बनेगी। आप मुझे सवाल करिए कि क्या बरेली में एक डीएसपी का घर जला दिया? पूछिए। नहीं, आप पूछिए ना एक बार। नहीं, बरेली में नहीं, बरेली में डीएसपी का जो घर जला दिया, आप सवाल करिए ना। नहीं, सवाल करिए, ऐसे बात नहीं बनेगी। यही तो वजह है। नहीं। अच्छा, दूसरा सवाल, आप दूसरा सवाल करिए कि शाहजहांपुर में दौड़ा करके पुलिस पीटी गई। बताइए, दौड़ा कर पुलिस पीटी गई। पुलिस ने उन्नाव में एक नौजवान की जान ले ली। लखीमपुर में, सीतापुर में आपका ही साथी, पत्रकार साथी मार दिया गया, गोली मार दी गई। लखीमपुर खीरी के सीतापुर के बताया रहे। अरे आप सवाल ही नहीं पूछ रहे हो। अच्छा, ये डीएसपी वाले सवाल पूछ रहे हैं इन्होंने। ऐसा है, एक सवाल ये पूछिए आप कि डीएसपी का घर क्यों जला दिया? कहां तो अखिलेश यादव से सरकार के काम को लेकर पूछा जाना चाहिए, तो अब वही पत्रकारों को बता रहे हैं कि सवाल कैसे पूछा जाए। भारत के पत्रकार ऐसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बदल गए हैं जिसे सब कुछ आता है, बस अब सवाल पूछना कोई नहीं सिखा सकता। इसलिए ऐसा नहीं कि ग्रॉक ने प्रधानमंत्री मोदी के झूठ को पकड़ लिया तो अखबारों ने धनाधन छाप दिया और न्यूज चैनलों पर हेडलाइन चलने लग गई। ग्रॉक के आने से गोदी मीडिया गुलामी से आजाद नहीं होने जा रहा है। क्या ग्रॉक का बताया सच
पहले से किसी को पता नहीं था? इतना भोला आप कैसे बन सकते हैं? ट्विटर से निकालकर ट्विटर पर फिर से फैला देने से क्या बदल जाएगा? व्हाट्सएप अंकिलों को दुनिया की कोई एआई नहीं बदल सकती है, लिखकर पर्स में रख लीजिए। वे कभी ना बदलने वाले एआई में ढल चुके हैं। इन सवालों के सेट से आप पूछने वालों के पूर्वाग्रह का अंदाजा लगा सकते हैं। एक सार्थक बात जरूर नजर आती है, ग्रॉक से तरह तरह के सवालों का पूछा जाना। इनसे लगता है कि अब भी पूछना और पूछने का लोक अभ्यास भारत में जारी है। किसी ने पूछ दिया, ग्रॉक भाई बस 3 लोगों के नाम बताओ जो अमेरिका को इस वक्त नुकसान पहुंचा रहे हैं। इन्हें तो आप पहचानते ही होंगे, इन्हीं का नाम लिया है ग्रॉक ने। कहा है मस्क, ट्रंप और वांस अमेरिका को नुकसान पहुंचा रहे हैं। लेकिन जब अलग अलग लोगों ने ग्रॉक से यही सवाल पूछा तो उसने कभी मस्क का नाम हटा दिया, कभी वांस का हटा दिया, कभी पत्रकार टकर कार्लसन और जस्टिस क्लैरेंस थॉमस का नाम जोड़ दिया, और कभी इन सब को हटाकर शी जिनपिंग, पुतिन और खामेनेई का नाम शामिल कर लिया। एक बार मस्क को खतरनाक बताता है, लेकिन खतरनाक लोगों की सूची से मस्क का नाम हटा भी देता है। ग्रॉक को कौन नचा रहा है? मस्क नचा रहे हैं या ग्रॉक मस्क को नचा रहा है? अगर इसने पलटकर कह दिया कि मस्क, ट्रंप, वांस अमेरिका के लिए बहुत अच्छे हैं, तब आप क्या करेंगे? जब लोगों को नेताओं के पलट जाने से, उनके झूठ बोलने से, हिंसक बातें करने से फर्क नहीं पड़ता, तो ग्रॉक के पलट जाने से क्या फर्क पड़ेगा? एक्स का ग्रॉक एक नहीं 3 है, ग्रॉक 1, ग्रॉक 2 और ग्रॉक 3। जैसे ओपन एआई की चैट जीपीटी, इसके भी कई रूप हैं। परप्लेक्सिटी के भी कई रूप हैं। जैसा दाम वैसा काम मिलेगा। गूगल की जेमिनी, जैसे चीन की डीप सीक, न जाने ऐसे कितने एआई अब आपके सवालों का जवाब लेकर तैयार हैं, और सबके जवाबों में अलग अलग अंतर देखे जा सकते हैं। सोशल मीडिया जब आया तब ऐसे ही सपने दिखाता था, बड़ी बड़ी बातें होती थीं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर। लेकिन कितने कानून अब बन गए हैं लगाम लगाने के, और लिखने के चक्कर में, बोलने के चक्कर में कितने लोग जेलों में डाल दिए गए। सरकार ने फेसबुक से लेकर ट्विटर की गर्दन दबोच ली। कह दिया कि अपना प्रतिनिधि हमारे देश में तैनात करो, जिसे बुलाकर हम अपना फरमान लागू कर सकें। बस किसी का पेज बंद होने लगा, किसी का पेज धीमा किया जाने लगा। कब तक एआई अपनी आजादी की खैर मनाएगा? पत्रकार अरविंद गुणाशेखर ने एक सवाल पूछ लिया कि भाई ग्रॉक, क्या सरकार या अदालत आपको बुला सकती है? याद है मस्क ने कहा था, भारत का कानून है मैं वही मानूंगा, जेल नहीं जाना चाहता। लेकिन मस्क का एआई ग्रॉक बड़ा बेफिक्र नजर आता है। कहता है सरकार नहीं बुलाएगी, मैं तो एआई हूं, मैं कानूनी तौर पर व्यक्ति नहीं हूं जिसे जवाबदेह माना जा सकता है या अदालत में बुलाया जा सकता है। अदालतें इंसानों या संगठनों को बुलाती हैं, जैसे मुझे बनाने वाली कंपनी एक्स एआई है। इस पर किसी ने कहा कि क्या तुम्हारे जवाबों के कारण मस्क को जेल होगी? इस पर ग्रॉक कहता है, मेरे जवाब से मस्क को जेल नहीं होगी, मैं तो एक औजार हूं, कानूनी बाध्यता तो उस पर होगी जो मेरा इस्तेमाल कर रहा है या मुझे चला रहा है। मस्क पर सीधे जवाबदेही नहीं आएगी। अभी तक तो कानून ऐसे काम नहीं करता। आप चाहें तो एक्सएआई की शर्तों को पढ़ सकते हैं। क्या ग्रॉक सही बोल रहा है कि उस पर कानूनी बाध्यताएं लागू नहीं होती हैं? मैं कानून का जानकार तो नहीं, लेकिन याद पड़ता है कि कई मौकों पर भारत की अदालतों में देवी देवताओं के कानूनी स्वरूप को स्वीकार किया गया है, उनके दावों को माना गया है। जैसे बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि विवाद में रामलला विराजमान को ज्यूरिस्टिक पर्सन के सिद्धांत के आधार पर वैधानिक इकाई माना गया, जिसके तहत माना जाता है कि किसी देवता को कानूनी अधिकार प्राप्त होते हैं, जैसे संपत्ति का स्वामित्व रखना, और उनकी ओर से कोई व्यक्ति अदालत में मुकदमा कर सकता है। रामलला विराजमान की तरफ से वकील देवकी नंदन अग्रवाल ने उनके वैधानिक इकाई होने का दावा किया था और कहा था कि राम जन्मभूमि उनकी जन्मस्थली है और स्वयं उनकी संपत्ति मानी जानी चाहिए। देवकी नंदन अग्रवाल को फ्रेंड ऑफ डेटी माना गया, यानी अग्निहोत्री मित्र कहा गया। 2019 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले में रामलला के विग्रह यानी मूर्ति को वैधानिक इकाई माना जाता है, उन्हें ही स्वामी और उन्हें मंदिर निर्माण हेतु भूमि सौंपने का फैसला सुनाया जाता है।
जब देवता कानूनी इकाई होने का दावा कर सकते हैं, स्वामित्व का दावा कर सकते हैं, मुकदमा लड़ सकते हैं, तो एआई, ग्रॉक या जेमिनी कब तक कानूनी दायित्व से बचते रहेंगे? उन्हें भी कोई कोर्ट में घसीट सकता है। अगर ग्रॉक के किसी जवाब को लेकर तनाव फैल जाए तब क्या होगा? क्या सवाल पूछने वाला गिरफ्तार होगा या जवाब देने वाला बच जाएगा? प्रशासन किससे कहेगा कि ग्रॉक का जवाब हटाने के लिए? क्या ग्रॉक प्रशासन का खंडन जारी करेगा? यह सब सवाल हैं जिनके जवाब समय के साथ आने लगेंगे। अभी खबर तो यही चल रही है कि आईटी मंत्रालय गालियों को लेकर एक्स से बात कर रहा है। ग्रॉक ने कुछ सवालों के जवाब में हिंदी और तेलुगु में गालियां दी हैं। आप बताइए, जब इस पर बात होगी, गालियां दी गई है ग्रॉक की तरफ होगी कि आरएसएस से लेकर प्रधानमंत्री मोदी के झूठ की सूची ग्रॉक ना बनाए। ग्रॉक का यह बताना कि नफरत कौन फैला रहा है, बीजेपी और हिंदुत्व की राजनीति का नाम ले लेने से जमीन पर राजनीति कितना बदल जाती है, यह भी एक सवाल है। ग्रॉक प्रधानमंत्री मोदी को सीधे सीधे तानाशाह नहीं कहता, लेकिन कुछ लक्षणों की तरफ इशारा कर देता है। इतना कहा जा सकता है कि जिन बातों को कई बार कहा जा चुका है, जिन्हें कई बार कहा भी जाना चाहिए, ग्रॉक के जरिए वो सारी बातें फिर से कही जाने लगी हैं। मोहित चौहान नाम के ट्विटर यूजर ने ग्रॉक से पूछा, क्या आरएसएस ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया था? इस पर ग्रॉक ने जवाब दिया कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में आरएसएस का न के बराबर योगदान था। उनके संस्थापक हेडगेवार ने कुछ प्रदर्शनों में भाग लिया, मगर एक संगठन के रूप में आरएसएस बाहर ही रहा और हिंदू राष्ट्रवाद पर केंद्रित रहा। गोलवलकर जैसे नेताओं ने आजादी की लड़ाई को ब्रिटिश विरोधी तक कह दिया और कहा कि यह उनके हिंदू राष्ट्र के सपने से मेल नहीं खाता। आरएसएस के कुछ सदस्यों ने स्वतंत्रता सेनानियों को शरण दी, मगर सिर्फ इसलिए क्योंकि वो खुद ब्रिटिश सरकार के रेडार पर नहीं था। सोर्स के तौर पर ग्रॉक इंडियन कल्चरल फोरम के 2020 के एक लेख का हवाला देता है। एक अन्य जवाब में ग्रॉक कहता है कि आरएसएस ने तो नहीं, आजादी की लड़ाई में मुसलमानों का योगदान ज्यादा रहा है। बाकायदा कई मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानियों के नाम गिनाने लग जाता है। अजय चौहान पूछते हैं कि ग्रॉक ये बताओ, जेल में रहते हुए अंग्रेजों को सबसे ज्यादा सॉरी किसने कहा? इस पर ग्रॉक ने जवाब दिया कि यह मुमकिन है कि जेल में रहते हुए अंग्रेजों से सबसे ज्यादा माफी मांगने वाले व्यक्ति सावरकर हैं। 1911 से 1920 के बीच उन्होंने कम से कम 6 बार दया याचिका लिखी, जिसमें उन्होंने अपने किए पर पश्चाताप जाहिर किया और माफी मांगी। इस पर विवाद है, कुछ लोग इसे व्यवहारिक मानते हैं, कुछ इसे धोखा मानते हैं। इतिहास में किसी ने इतनी बार माफी नहीं। तो आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि किस तरह से यहाँ पर ग्रॉक जो है एक एक करके सारी परतें खोलता हुआ नजर आ रहा है। उससे पूछा जा रहे हैं जो सवाल, उनके सारे जवाब जो है सटीकता से देता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन उसी पर जो है सवाल भी उठाए जा रहे हैं, उस पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। क्या आखिर क्यों? अगर ग्रॉक ऐसा वैसा कोई जवाब देता है जिससे तनाव पैदा हो सकता है या माहौल खराब हो सकता है, तो उसकी जवाबदेही कौन होगा, यानी कि उसका जवाब कौन देगा? अब ग्रॉक के ऊपर भी लगाम लगाने जैसी बातें, लगाम लगाने जैसी स्थिति खड़ी की जा रही है, जबकि ग्रॉक ने तो सीधे तौर पर रेफरेंस के साथ जवाब देना शुरू कर दिया है। और इस बार ग्रॉक का तीसरा वर्जन जो है दोस्तों 2025 में देखने को मिल रहा है। और 2025 की जनरेशन आप लोग जानते हैं कि किस तरह के सवाल करेगी, क्योंकि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के अंदर अंकल जो व्हाट्सएप खेलते हैं और नफरत पर उसने का काम करते हैं, अब जो भी झूठा मैसेज व्हाट्सएप पर आएगा तो वो तुरंत ग्रॉक के पास जाएगा और ग्रॉक से उसका सवाल पूछा जाएगा और ग्रॉक सटीकता से उसका जवाब देगा, जिससे कि वो मैसेज का पूरी तरह से पर्दाफाश हो पाएगा। और एक विशेष पार्टी का यहाँ पर पूरा एजेंडा विफल होता हुआ नजर आ रहा है। दावा किया जा रहा है कि ग्रॉक की गर्दन दबाने की तैयारी की जा रही है, ग्रॉक पर बैन लगाने की बात कही जा रही है। अब आप लोग जरा सोचकर बताइएगा कि ग्रॉक पर बैन लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए। आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।